मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 17 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि मित्रा टेरेस पर गिर गई थी और उसी वक्त रुद्र ऊपर की तरफ आ रहा था। तभी उसके कानों में तेज चित्कार की आवाज़ पड़ी। वह दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। देखा तो मित्रा फर्श पर गिरी हुई थी और उसके हाथ पर चोट लगी थी। मित्रा, वह जल्दी से उसे सहारा देकर वहीं झूले पर बैठाता है। उसे काफ़ी पेन हो रहा था। रुद्र फोन पर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है और गुस्से से पूछता है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? चलने का ढंग भी भूल गई हो क्या? रुद्र उसके हाथ की चोट देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुन मित्रा का ध्यान उस पर गया, वरना उसका पूरा ध्यान अपने दर्द पर ही था। वो झटके से अपना हाथ उसके हाथ से खींच लेती है और ऐसा करने से उसके हाथ में दर्द भी होता है, जिससे उसके मुख से आह निकल जाती है। वह उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर मुड़ने की वजह से उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। फिर भी वो किसी भी कीमत पर रुद्र के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाह रही थी। उसे अपने साथ फाइट करते हुए देख रुद्र गुस्से से उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे मित्रा असहज हो जाती है और गुस्से से उसे घूरने लगती है। रुद्र ने कहा, चुपचाप मेरी बात मानो, बिना कोई नखरा दिखाए, वरना ऐसे ही गोद में उठाकर नीचे तक ले जाऊंगा और फिर ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारे जख्मों पर मेडिसिन लगानी होगी, जो तुम्हें शायद ही पसंद आए। मित्रा जानती थी कि वह बहुत जिद्दी है और वह ऐसा कर सकता है, इसलिए बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है, जैसे कि वह उसकी बातों से सहमत हो। रुद्र यह देख अंदर से ही मुस्कुरा देता है। वह उसे वही झूले पर बैठाता है। तब तक उसका एक हेल्पर फर्स्ट एड बॉक्स ला दिया होता है। वह उसे इशारे से जाने के लिए कहता है। रुद्र वही मित्रा के पास बैठकर पहले उसके चोट को डिटॉल से साफ करता है और फिर मेडिसिन अप्लाई करता है। उसको ऐसा करते देखकर मित्रा आश्चर्य और दर्द की मिली जुली भाव से उसे देखती है। एक पल के लिए भी उसकी नज़र रुद्र के चेहरे से नहीं हटती है। वह अपने मन में कहती है, यकीन नहीं होता कि आपका असली चेहरा कौन है मिस्टर रुद्र, जो कल से सुबह तक जो हमने देखा, या अभी जो आप हमारे साथ इतने जेंटली बिहेव कर रहे हो। आखिर आप हो क्या? रुद्र ने कहा, घूरना बंद करो मुझे, तुम्हारी आंखें थक जाएगी। तो मित्रा अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र फिर बोला, तुम्हारे फुट को मैं सीधा करता हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। मित्रा हम में सिर हिलाई। वह उसके पैरों के पास बैठता है और उसका लेफ्ट लेग जो ट्विस्ट हो गया था उसे अपने हाथ में उठाकर सीधा करने की कोशिश करता है। वह जैसे ही उसके पैर को ट्विस्ट किया, मित्रा दर्द से अपनी आंखें भींच लेती है और उसका हाथ जो रुद्र के कंधों पर था उसके कंधों को दबा देती है और आंखों से 2 बूंद आंसू रुद्र की हथेलियों पर गिर जाता है। रुद्र, जिसका पूरा ध्यान मित्रा के पैर पर ही था, झट से अपना सिर ऊपर किया तो महसूस किया कि उसे दर्द हो रहा है। वह बहुत प्यार से बोला, आंखें खोलो, पैर ठीक हो गया है। वह आंखें खोलती है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। रुद्र की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आता है, जो उसके दिल को कमज़ोर बना रहा था। रुद्र भी जैसे सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में खो जाना चाह रहा था। वह बोला, चल कर देखो आराम है या नहीं। वह बिना एक शब्द बोले उठकर चलने की कोशिश करती है तो वह खुश हो जाती है। उसका पैर ठीक हो चुका था। वह रुद्र की ओर देख बोली, धन्यवाद, एक मेहमान के लिए इतना कोई नहीं करता है, लेकिन आपने किया। मौका मिलेगा तो यह एहसान आपका हम चुका देंगे। रुद्र को उसकी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन वह बिना कोई दिखावा किए बोला, आगे से ध्यान रखना, हर वक्त मैं नहीं रहूँगा जो अपने मेहमान का इतना ख्याल रखे, और तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरे करीब आने का। क्या क्या कहा आपने? ऐसी खुशफहमी मत पालिए, आप इतने भी खास नहीं हैं। अच्छा, तो मैं खास नहीं हूँ? रुद्र अपना कदम उसके तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था। हाँ, तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और रुद्र को अपने करीब आते देख वह जल्दी से वहाँ से नीचे चली गई।
तभी रुद्र को फोन आता है ऋषि का। वह उठाकर पूछा, हाँ बोलो ऋषि, क्या खबर है? रुद्र, प्रोजेक्ट हेड की सारी सीक्रेट हमारे हाथ लग गई है। कैलाश के साथ उसकी कन्वर्सेशन की ऑडियो क्लिप और चैट की कॉपी मेरे पास है। कैलाश ने उसे 5 करोड़ दिए थे तुम्हारी प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना करने के लिए। अब तुम बताओ कि आगे क्या करना है? रुद्र ने कहा, प्रोजेक्ट हेड के साथ मीटिंग फिक्स करो और ये सारी डिटेल्स उसे मेल करो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके रुद्र, जैसे यह दोनों काम होता है मैं तुम्हें खबर करता हूँ। और इसी फोन रख देता है। रुद्र भी नीचे आ गया। घर में सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो ऑफिस निकलने से पहले सनाया के कमरे में गया। सनाया उठकर चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़खड़ाकर जैसे ही गिरती, रुद्र उसे संभाल कर व्हील चेयर पर बैठाता है। क्या कर रही हो तुम? अभी तुम बहुत कमजोर हो, समय लगेगा तुम्हें ठीक होने में। सनाया की आंखें डबडबा गई थी। उसका मन पहले ही रुद्र को लेकर इनसिक्योर हो गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द ठीक होना चाह रही थी। सनाया, यह क्या? तुम्हारे आंखों में आंसू? अच्छा नहीं लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात की है चिंता तुम्हें? उसके आंसू पोंछते हुए रुद्र ने पूछा। वह उसके हाथ थाम कर बोली, थक गई हूँ रुद्र इस लाइफ से। खुद को बहुत मजबूर और लाचार फील करती हूँ। डरती हूँ कि कहीं फिर से वही सब मेरे साथ। तो वह उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह के घर में हो, सेफ हो। अब तुम्हें वो कभी छू भी नहीं पाएगा। उस समय मैं मजबूर था, क्योंकि मैं सिर्फ रुद्र था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। चलो, रूम में नहीं, सभी के साथ रहो, तो दिमाग में ऐसे जुल फिजूल की बातें नहीं आएगी। वो सनाया को लेकर नीचे हॉल में आया। दोनों को साथ में देखकर हेमा जी बहुत खुश हो रही थी। रुद्र बोला, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। इधर मित्रा सुबोध जी के कमरे में आती है, जो पहले से काफ़ी बेहतर थे। वह उसे देखकर खुश हो जाते हैं और अगले ही पल उसका चोट देखकर पूछे, बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं अंकल, बस हल्की सी चोट है। ऐसी छोटी मोटी चोट तो हमें लगती रहती है, मित्रा ने जवाब दिया। तो वह उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। वह उनके पास बैठती है तो वह बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, थैंक यू बेटा। अब तुम्हारी वजह से मुझे शराब पीने की इच्छा नहीं होती है। सच में तुम्हारी हाथों में जादू है, जो किसी भी बीमार को ठीक कर सकती है। बहुत भाग्यशाली है वह माँ बाप जिनके पास तुम जैसी बेटी हो। मित्रा की आंखें नम हो गई थी और बोली, आज हम जो कुछ भी हैं वह अपने बाबा की वजह से ही है अंकल। लेकिन हम बहुत ही बदकिस्मत हैं। जन्म देते ही हमारी माँ नहीं रही और अब बाबा भी नहीं रहे। दोनों हमें इस बेरहम सी दुनिया में अकेला कर दिया। फिर भी बाबा के दिए ज्ञान और संस्कार ने हमें हर रोज जीने की हिम्मत देती है। इसलिए भाग्यशाली तो हम हैं कि हमारे पिता एक महान व्यक्ति थे। सुबोध जी को मित्रा के माँ बाप नहीं रहे सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बोले, तुम खुद को अकेला क्यों समझ रही हो बेटा? मैं हूँ ना तुम्हारे बाबा के जैसे। अब से देविका के साथ तुम भी मेरी बेटी ही हो। मित्रा मुस्कुरा देती है और वह उन्हें कमरे से बाहर लेकर आती है। सभी एक साथ बैठकर बातें करते हैं। ऐसे उन सबको हंसते बोलते देख मित्रा को बहुत खुशी हो रही थी। तभी गायत्री जी हेमा जी से बोली, इस घर में पहली बार सब एक साथ बैठकर हंस बोल रहे हैं। वो सिर्फ उस बच्ची मित्रा की ही वजह से। जब से उसने इस घर में कदम रखा है, धीरे धीरे यहाँ का माहौल पॉजिटिव होने लगा था। सच में हमारे लिए तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। गायत्री जी की बातें सनाया के कानों में पड़ी, जिससे उसे मित्रा को देखकर थोड़ी जलन सी महसूस हुई। लेकिन हेमा जी ने कहा, वह सब तो मैं नहीं जानती माँ, मुझे तो यह सब सनाया की वजह से लगता है। आपने देखा नहीं, जहाँ मित्रा को देखकर रुद्र का मूड खराब हो जाता है, वहीं वह सनाया के साथ खुश रहता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। जहाँ मित्रा रुद्र के सामने आने से बचती है, वहीं रुद्र भी अपने काम में काफ़ी बिजी रहता है। वह किसी तरह इंडिया में अपने रुके काम को स्टार्ट करना चाह रहा था,
इसलिए वह 2 दिनों से घर भी नहीं आया था। विजय जी ने देविका से पूछा, रुद्र से बात हुई देविका बेटा? क्या बात है, वह 2 दिनों से घर नहीं आ रहा है? देविका ने कहा, चाचा वो बहुत ही बिजी है। इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे वो अप्रूवल नहीं हो पाए हैं, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। लेकिन आज वो आने वाला है। सनाया का आज मेडिकल चेकअप है। विजय जी ने मन में कहा, वो कैलाश कभी नहीं सुधरेगा। ना मैं इंडिया से इतना जल्दी आता और ना ही वह रुद्र के काम में बाधा बनता। मुझे इस बारे में रुद्र से बात करनी होगी। मित्रा भी खुद में बातें किए जा रही थी। यह मिस्टर रुद्र 2 दिनों से घर से गायब है। वो क्या गया है उन्हें? पर हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अहंकारी राजा, अच्छा है हमारे सामने नहीं है, वरना जब देखो तब हम पर बेवजह गुस्सा करते हैं। वो अभी रुद्र के ख्याल में बेखबर चली जा रही थी कि सामने टकरा जाती है और अपनी आंखें भींच लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जिससे वो टकराई है वह रुद्र है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। वह बिना कुछ कहे वहाँ से खिसकना चाह रही थी। तभी रुद्र ने पूछा, भगवान ने तुम्हें 2 इतनी बड़ी और खूबसूरत आंखें दी है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए धीरे से जाने लगती है। तभी रुद्र ने तीखी आवाज में कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि जब मैं कोई सवाल करूं तो उसका जवाब दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने मुझे ऐसे इग्नोर करे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तभी मित्रा ने कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर रुद्र? जब हम आपके सामने आते हैं तो आप हम पर गुस्सा करते हैं, और जब हम आपको इग्नोर करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। हमें तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप हमसे चाहते क्या हैं। फैसला कर लीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा। रुद्र उससे कुछ कहता, तभी उसे याद आया कि इस वक्त उसे सनाया के साथ होना चाहिए। इसलिए वह बिना कुछ कहे उसके कमरे में चला गया, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। 2 दिन बाद सनाया रुद्र को देखकर इमोशनल हो गई और पूछी, तुम कहाँ थे रुद्र? एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, क्या इतने बिजी हो गए थे? तो वह बोला, सॉरी, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। वह डॉक्टर से पूछा, प्रोग्रेस क्या है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, काफ़ी बेहतर कर रही हैं। ऐसे ही आप लोग कोशिश करते रहिए तो यह बहुत जल्द चलने लगेंगी। यह सुनकर रुद्र और सनाया बहुत खुश हो जाते हैं। रुद्र ने सनाया को देखकर कहा, सुना तुमने, अब तुम बहुत जल्दी चलने लगोगी, इसलिए कमज़ोर मत पड़ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ देखकर मित्रा की आंखें नम हो गई थी। वह सनाया के लिए जूस लेकर आई थी, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए थे जब वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह दरवाजे पर नॉक करती है तो उन दोनों का ध्यान उस ओर गया। मित्रा को देखकर रुद्र ने खुद को संभाला और वह अंदर आकर बोली, सनाया, हम आपके लिए जूस लेकर आए थे, पी लीजिएगा। और वह वहाँ से चली जाती है। रुद्र को समझ में आ जाता है कि उसे बहुत बुरा लगा है और वो सनाया से कहा, मैं अभी आता हूँ, और उसके पीछे चला गया। तभी विजय जी उसे रोकते हुए, रुद्र, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, जी मैं स्टडी रूम में आता हूँ, आप वहीं मेरा वेट कीजिए। वह मित्रा के कमरे की तरफ गया, तभी कुछ सोचकर रुक जाता है, यह मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। नहीं, अच्छा है कि वो मुझसे दूर रहे, मुझसे नफरत करे, यही सही है। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। और वो फिर स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसे देखकर विजय जी पूछे, मैं यह क्या सुन रहा हूँ रुद्र? वह कैलाश उस प्रोजेक्ट हेड को अपनी तरफ कर लिया है? रुद्र ने कहा, आपने सही सुना चाचा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल उसके साथ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस बार मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दे। विजय जी फिर पूछे, और वो कैलाश फिर से कोई नई चाल चलेगा? वह जब तक तुम्हें मात नहीं देता वह चैन से नहीं बैठने वाला है। वह कुछ भी कर सकता है। और क्या उसे सनाया के बारे में पता है? रुद्र ने कहा, नहीं, और उसे मालूम चलना भी नहीं चाहिए कि सनाया को होश आ गया है। और आप निश्चिंत रहिए, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। पिछली बार वह इसलिए जीत गया था क्योंकि मेरी ही कमी थी, लेकिन अब नहीं। अब उसकी हर चाल को मात मैं दूंगा। जब तक मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देता, मैं भी चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। अगले दिन आज रुद्र की
बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन सुबह से ही घर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि मित्रा गायब थी। वह सुबह 6 बजे से ही कहीं चली गई थी और किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गई है। रुद्र उसे फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन वो अपना फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रही थी। सारे घर वाले परेशान थे। गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स, सबकी रुद्र ने क्लास लगा रखी थी। सबकी हालत खराब थी। गुस्से से रुद्र परेशान उसकी खबर लेने में लगा हुआ था। उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सोच सोच कर उसका दिमाग फटे जा रहा था। कुछ बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने निकल गए थे। हेमा जी ने कहा, यह लड़की भी कैसी आफत है, बताओ, बिना किसी से कुछ कहे कहाँ चली गई। गायत्री जी भी बोली, भगवान करे जहाँ भी है जल्दी घर वापस आ जाए। माया ने उसका फ़ोन ट्रेस किया और रुद्र से बोली, रुद्र, उसका लोकेशन मंदिर दिखा रहा है, लगता है कि वो मंदिर गई है। गुस्से से रुद्र के चेहरे की नसें खिंच गई थी। वो जैसे ही निकलने के लिए हुआ, सामने गेट से मित्रा आते हुए दिखाई दी। वह बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। हाथ में प्रसाद लिए वह जैसे ही अंदर आई, सामने रुद्र को देख जो जलने वाली आंखों से उसे घूर रहा था। मित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गायत्री जी जल्दी से उसके पास आकर बोली, बेटा, मुझे भी अपने साथ मंदिर ले जाती, अकेले जाने की क्या जरूरत थी। वह किसी तरह माहौल शांत करना चाह रही थी। वह समझती थी कि आज मित्रा को रुद्र के गुस्से से कोई बचा नहीं पाएगा। सॉरी दादी, अगली बार से पक्का अपने साथ ले चलूंगी। वह दरअसल आज हमें अपने साथ समय गुजारना था, इसलिए हम अकेले ही चले गए। फिलहाल आप यह प्रसाद लीजिए। वह जैसे ही प्रसाद देने के लिए हुई, रुद्र उसका हाथ पकड़कर चीखते हुए बोला, जिससे प्रसाद फर्श पर गिर गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से बिना बताए बाहर जाने की। मना किया था ना कि अकेले बाहर मत निकलना, लेकिन लगता है तुम्हें सुनाई कम पड़ती है। तुम्हारी वजह से यहाँ सभी सुबह से अपना काम धंधा छोड़कर परेशान हैं और तुम बेफिक्र ऐसे शांत हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। चुप क्यों हो, बोलो, किससे पूछकर बाहर निकली थी। रुद्र उसकी कलाई जोर से पकड़ता है। मित्रा भी गुस्से से जवाब देती है, मिस्टर रुद्र, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि हम आपके मेहमान हैं, गुलाम नहीं हैं जो आपकी हर बात माने और आपकी बेफुजूल सवालों का जवाब दे। हमारी मर्जी, हमें मंदिर जाना था तो चले गए और आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह उसके हाथ से अपने हाथ को झटके से निकालती है और फर्श पर गिरी प्रसाद को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से से रुद्र अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह उसके पीछे जाता है। तभी विजय जी उससे बोले, शांत हो जाओ रुद्र, वो हमारी मेहमान है। लेकिन रुद्र आज इतने गुस्से में था कि वह किसी की बात मानने को रेडी नहीं था। वह उनकी बात को नज़रअंदाज करता है और सीधे मित्रा के कमरे में चला जाता है। इधर रुद्र का ऐसा व्यवहार देखकर सनाया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपने मन में सोचती है, रुद्र मित्रा के लिए इतना परेशान क्यों है। वो कहीं भी जाए, उससे रुद्र को क्या, और क्यों उसे बाहर निकलने से मना किया है। क्यों उसे लेकर इतना पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो। रुद्र किसी लड़की को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता है। बात जरूर कुछ और है और मुझे खुद रुद्र से ये पूछना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। इधर मित्रा भी खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। वो अपने आप को समझता क्या है, अहंकारी राजा। जब देखो बेवजह हम पर चिल्लाते रहते हैं। बहुत हो गया उनका। और इससे पहले कि वह कुछ समझती, रुद्र उसके कमर को पकड़ दीवार पर लगाते हुए तो मित्रा बोली, यह क्या बदतमीजी है, हटिए हमारे सामने से। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन रुद्र अपना दोनों हाथ दीवार पर लगाकर उसे रोक देता है। वो गुस्से से बस उसे देख रहा था। मित्रा को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों से उसे धक्का देना चाही तो वह उसके दोनों कलाई को अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ ऊपर दीवार पर लगा देता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मित्रा के हाथ में दर्द होने लगा, जिससे उसकी आंख में आंसू आ गए। लेकिन आज रुद्र को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से जबरे को भींचते हुए बोला, आज के बाद मुझसे कभी बदतमीजी से बात मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सोच लो, ना ही इस कमरे में कोई है और ना ही तुम इतनी मजबूत हो कि मेरा सामना कर सको।
रुद्र की आंखों में गुस्से के साथ एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर आज पहली बार मित्रा को उससे डर लग रहा था। वह फिर से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए जब तक तुम्हें मैं तुम्हारे आश्रम तक सुरक्षित ना पहुँचा दूँ, तुम इस घर से कहीं बाहर नहीं निकलोगी। और यह मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, धमका रहा हूँ। मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो, वरना मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का अफसोस नहीं होगा। और यह जो बार बार तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इन्हें बचा कर रखो, क्योंकि इन आंसुओं का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? कहने को तो रुद्र कह दिया था, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसकी आंखों में आंसू उसे बेचैन कर देता है, उसका दिल को लहूलुहान कर देता है। आज तुम्हारी वजह से मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रद्द हुई है। मैं अपने काम में नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मंदिर ही जाना था ना, तुम मुझसे कही होती, घर में किसी से भी कही होती, तुम्हें कोई मना नहीं करता। लेकिन यह क्यों भूल गई कि कुछ दिन पहले ही तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा है मैंने, दिन रात एक कर दिया था, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। तुम्हारे लिए तुम्हारा समय इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरा समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसी की वजह से मेरा समय बर्बाद हो यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे से ध्यान रखना। अचानक मित्रा की फ़ोन की रिंग बजी तो रुद्र खुद को शांत किया। वह अपनी आंखों का आंसू पोंछते हुए अपना फ़ोन उठाई तो उसकी फ्रेंड रम्या का फ़ोन आ रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और अभी कुछ देर पहले रुद्र के व्यवहार को भूलकर जल्दी से फ़ोन को पिकअप करती है। उधर से रम्या बोली, हैप्पीएस्ट बर्थडे माय डियरेस्ट फ्रेंड। हाँ, आज मित्रा का बर्थडे था। हर साल की तरह वह मंदिर जाया करती थी और अपने बाबा का पैर छूकर अपना बर्थडे मनाया करती थी, लेकिन वह यहाँ किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो अकेले ही मंदिर चली गई थी। रुद्र वहाँ से जा चुका था। मित्रा ने कहा, थैंक यू रम्या, तुम्हें याद था कि आज हमारा बर्थडे है। रम्या ने कहा, तेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है। और हाँ, और बता, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, और कहाँ है अभी तू? तेरी शादी हो गई? मित्रा की आंखें गीली हो गई थी। आज इस अनजान शहर में उसे रम्या से बात करके अच्छा लग रहा था। वह बोली, हम लंदन में हैं। रम्या ने पूछा, क्या तू लंदन में है? लेकिन क्यों, कैसे, कब? रम्या के मन में बहुत सारे सवाल थे। मित्रा बोली, बहुत लंबी कहानी है, कभी मिले तो जरूर तुमसे कहेंगे। रम्या बोली, तो फिर इंतजार कैसा, आज हम मिल रहे हैं। मित्रा ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही है? तुमने सुना नहीं कि हम लंदन में हैं? तो फिर मैं तेरे लिए लंदन आ जाती हूँ। क्या कुछ भी बोल रही है रम्या? तू इतनी जल्दी लंदन कैसे आएगी? तेरे लिए तो कुछ भी मेरी जान। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं भी लंदन में ही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। सुनकर मित्रा को बहुत खुशी हुई। रम्या बोली, चल तू रेडी हो जा, अपना लोकेशन भेज, मैं जल्दी से गाड़ी लेकर आती हूँ। यह सुनकर मित्रा मायूस हो गई। वह जानती थी कि उसे बाहर जाने से पहले रुद्र से इजाज़त लेनी होगी। वह सोचकर बोली, थोड़ी देर में हम तुम्हें कॉल करते हैं। रम्या ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। वही रुद्र अपने कमरे में आकर मित्रा के बारे में सोचकर गुस्सा कर रहा था। वह सोच रहा था, यह लड़की मुझे पागल कर देगी। समझ में नहीं आता कि इसे किस भाषा में समझाया जाए। मेरी बात ना मानने की कसम जो खा रखी है। वह रोहन को फ़ोन करता है और कहता है, आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो, उस प्रोजेक्ट हेड को भी थोड़ा बेचैन और परेशान होने दो। रोहन बोला, ऐसे भी रुद्र, जब से उसे ईमेल किया है वह डेस्परेट है तुमसे बात करने के लिए, और आज शाम होटल सनशाइन में फंक्शन है और वहाँ तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। रुद्र ने कहा, तुम चले जाना यार, तुम्हें मालूम है कि मुझे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहन फिर बोला, नहीं रुद्र, इस बार तो तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि लंदन के बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स वहाँ मौजूद होंगे। हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और लंदन में हमारी पकड़ और भी मजबूत होगी, इसलिए तुम रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे भी मैं, ऋषि और माया तो रहेंगे ही तुम्हारे साथ, इसलिए प्लीज़ आ जाना। तभी रुद्र के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो रोहन से बोला, ठीक है देखता हूँ, चलो रख रहा हूँ। रुद्र ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। उसे लगा कि उसकी कॉफ़ी आई है, लेकिन देखा तो मित्रा खड़ी थी। वह उससे कुछ कहता तभी वह बोली, प्लीज़ अब फिर से शुरू मत हो जाइए। यहाँ हम नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन
आना पड़ा। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। रुद्र ने कहा। हाँ, अंदर आ जाओ। उसे लगा कि उसकी कॉफ़ी आई है, लेकिन देखा तो मित्रा खड़ी थी। वह उससे कुछ कहता, तभी वह बोली, प्लीज़ आप फिर से शुरू मत हो जाइए। यहाँ हम नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन आना पड़ा। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमारी दोस्त रम्या, वो भी यही लंदन में है। हमें उससे मिलना है और इसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए। मित्रा बिना उससे नज़रें मिलाए यह बात बोले जा रही थी। रुद्र ने कहा, क्यों मिलना है? और मिलने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत? यहीं बुला लो, यहीं मिल लेना। रुद्र थोड़ा सख्त होकर बोला, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जब से यहाँ पर आए हैं, आज हमें कोई अपना मिला है जिससे हमें बहुत सारी बातें करनी है। वह सुनकर दुखी हो गया। तो क्या मैं इसका अपना नहीं हूँ? यह घर इसका अपना नहीं है? वह मन में सोचता है। मित्रा फिर सोचकर बोली, शर्त याद है ना आपको? हम शर्त जीते हैं तो फिर आपसे हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। अच्छा। रुद्र उसकी ओर अपना कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं मानूंगा? मित्रा पीछे हटते हुए बोली, हाँ, शर्त के हिसाब से। और हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बस आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। और प्लीज़ आप जहाँ हैं वहीं रुके रहिए। अगर आपको हमें इजाज़त नहीं देनी है तो हम चले जाते हैं। वह जाने को मुड़ी तो रुद्र ने कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रहे सिर्फ 2 घंटे के लिए। यह सुनकर मित्रा खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर फटाफट रेडी होने लगती है। वह रम्या को कॉल लगाती है और कहती है, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं रम्या, तुम जल्दी से अपना लोकेशन भेज दो। तो वह एक कैफ़े का लोकेशन भेजती है और उसको वही मिलने बुलाती है। आज मित्रा अपनी फेवरेट कलर का ड्रेस पहनती है। येलो फ्रॉक सूट और मेकअप के नाम पर हल्के कलर की लिपस्टिक और आंखों में काजल और लाइनर लगाती है। आज वो बहुत खुश थी कि बहुत दिनों बाद वो किसी अपने से मिलने वाली है। तभी, क्या बात है, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कमरे में गायत्री जी आते हुए पूछती है, दादी। वह उनका पैर छूती है और बोली, दादी, आज हम अपने दोस्त रम्या से मिलने जा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। गायत्री जी बोली, मुझे तो लगा था कि रुद्र ने तुझे बहुत डांटा होगा, उसके गुस्से की वजह से तू उदास होगी, लेकिन अच्छा है कि तू खुश है। तो क्या तू बाहर जाने के लिए रुद्र से इजाज़त ले ली? मित्रा ने कहा, हाँ, वो हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और फिर दादी, आज हम अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। क्या बात है बेटा, अपनी दादी से कुछ छुपा रही है? बता, आज क्या स्पेशल है? दादी, आज हमारा जन्मदिन है, इसलिए हम मंदिर चले गए थे। सोचा था वहाँ से लौटकर आएंगे तो सभी को बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। खैर छोड़िए, हमारे लिए तो आज भगवान ने खुद गिफ्ट भेज दिया रम्या को, ताकि उससे बातें करके हम खुद को हल्का महसूस कर सके। गायत्री जी भावुक हो गई थी और उसके माथे को चूमते हुए बोली, तेरा जन्मदिन है और क्या हम इतने पराए हैं कि तू हमें बता भी नहीं पाई? ऐसी बात नहीं है दादी, आपका आशीर्वाद मिल गया, हमारे लिए बस यही काफ़ी है। अब हम चलते हैं दादी, वरना वो अहंकारी राजा फिर से गुस्सा करने लगेगा। और मित्रा वहाँ से निकल जाती है। गायत्री जी खुद से कहती है, आज इसका जन्मदिन है, लेकिन हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा यह खुश रहे, सबको खुशियाँ देती है तो इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ तुम भर देना भगवान। वह बाहर निकलती है तो मित्रा को देख सभी हैरान रह जाते हैं। आज तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। रुद्र की तो नज़र ही उस पर से नहीं हट रही थी। वो भी मन में सोचता है, आज इसे हो क्या गया है, कुछ खास है क्या, या अपने दोस्त से मिलने की खुशी में यह पागल हो गई है। वह सोचता है और मित्रा की ओर देखता है, जो उसकी ओर नहीं देख रही थी। तभी रुद्र का ड्राइवर आता है और कहता है, सर गाड़ी तैयार है। रुद्र कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। मित्रा गाड़ी में बैठ जाती है और रुद्र गाड़ी चलाने लगता है। वह खिड़की से बाहर देखने लगती है। रुद्र उससे देखता है और सोचता है, आज यह कितनी खुश लग रही है। वह उसकी ओर देखता और पूछता है, तुम्हारी दोस्त रम्या कौन है? वह बोली, वह हमारी कॉलेज की दोस्त है। इधर हेमा जी गायत्री जी से पूछी, यह दोनों कहाँ चल दिए? अभी तो कुछ देर पहले उसके बाहर निकलने पर रुद्र इतना गुस्सा कर रहा था, फिर उसे अपने साथ कहाँ लेकर चला गया? गायत्री जी बोली, आज मित्रा का जन्मदिन है और वह अपनी दोस्त रम्या से मिलने गई है। क्या उसका जन्मदिन है? तो उसने हम सबको बताया क्यों नहीं? देविका ने पूछा तो गायत्री जी मायूस होकर बोली, हमने कभी उसे अपना समझा जो यह बात हमसे वो कहती? खैर रुद्र को भी नहीं मालूम है और शायद वह नहीं चाहती है कि किसी को मालूम चले।
दोस्तों, इस कहानी को हम अगले भाग में कंटिन्यू करेंगे। क्या रुद्र को मित्रा के जन्मदिन के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब मित्रा अपनी दोस्त रम्या से मिलेगी? क्या कनेक्शन है कैलाश और सनाया के बीच में? क्यों रुद्र सनाया को कैलाश से छुपा रहा है? कहानी आगे कैसा कैसा मोड़ लेगी, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।